गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सॉल्व किए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट से P&L में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है, उसके जो 4 फॉर्मूले हैं उसको हमने डिस्कस किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ये बात अलग है कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये भी बात सच है कि अगर हमारे ही अटेम्प्ट में आना हुआ तो हमारे लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एस्केलेशन क्लॉज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एस्केलेशन क्लॉज क्या होती है, एस्केलेशन क्लॉज में हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में नोट्स में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आज ही हम सॉल्व करेंगे और आज इस चैप्टर को हम कह देंगे ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, व्हाट इज एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को पहले से ही फिक्स कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब फिक्स होती है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को ये बताता है कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, किस क्वालिटी का काम करना है और आप उस काम के कितने रुपए चार्ज करोगे। कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि मैं इस पूरे काम के इतने रुपए चार्ज करूंगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्टर को एक रिस्क होती है। रिस्क क्या होती है? देखो, कंस्ट्रक्शन का काम है, 1, 2, 5, 10 दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, है ना। अब जो काम 3 साल चलने वाला है उसकी प्राइस हमने आज ही फिक्स कर दी। जो काम 3 साल चलने वाला है, जो काम 2 साल चलने वाला है, जो काम 4 साल चलने वाला है, उसकी प्राइस आज ही हमने फिक्स कर दी। मगर एक्सपेंडिचर तो सारे आज नहीं होंगे, एक्सपेंडिचर तो थोड़े अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ अभी होंगे, थोड़े बाद में होंगे, कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल भर बाद, है ना। कंटिन्यूसली चलेंगे, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक एक्सपेंडिचर चलेगा, है ना। तो जो एक्सपेंडिचर है वो जिस समय पे किया जाता है, जो उस समय उसकी जो रेट होती है उस रेट से उसका पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट काम आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे काम में जितनी भी सीमेंट लगेगी आज ही खरीद लेंगे, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा उसी दिन खरीद लेंगे, नहीं। थोड़ी आज खरीदेंगे, थोड़ा टाइम बाद खरीदेंगे, फिर थोड़ी और टाइम बाद में, मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी थोड़ी परचेज करते जाएंगे। तो आज अगर सीमेंट की रेट मान लो पर बैग, सीमेंट का एक बैग मान लो आज उसकी रेट है 500 रुपये, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आज से साल भर बाद भी उसकी रेट 500 ही होगी। हो सकता है 500 की जगह 600 हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद जब हम सीमेंट परचेज करने के लिए जाए तो उसकी रेट 700 रुपये हो जाए। मतलब मटीरियल की रेट, लेबर की रेट जनरली हम ऐसा मानते हैं कि इंक्रीज होती है और वैसे भी इंक्रीज ही होती है, करेक्ट। तो जब मटेरियल की रेट बढ़ जाती है, लेबर की रेट बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर की रेट बढ़ जाती है, तो हमने जो कॉस्ट आज एस्टिमेट की, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी हम जब एक्चुअल कॉस्ट का पेमेंट करें तो एक्चुअल कॉस्ट उतनी ही लगे जितनी हमने आज एस्टिमेट की। कि रेट चेंज होना किसी को पता नहीं रहता कि रेट कितनी बढ़ेगी और उसका अमाउंट कितना लगेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क रहता है कि आज मैंने काम लिया, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स कर ली, मगर एक्सपेंडिचर तो मुझे जब एक्सपेंडिचर इनकर करने होंगे तब उसका पेमेंट करना होगा। उस समय पता नहीं क्या रेट हो, उस समय मटेरियल की रेट बढ़ जाए, लेबर की रेट बढ़ जाए, तो हो सकता है कि मैंने जितना एस्टिमेट किया है प्रॉफिट उतना मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं, और हो सकता है कि मैंने तो एस्टिमेट किया कि प्रॉफिट होगा बट एक्चुअल में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो पता चला कि मुझे नुकसान हो गया। तो ये रिस्क, ये जो प्राइस इंक्रीज होने की रिस्क होती है, मटेरियल की, लेबर की, ये जो लेबर की रेट इंक्रीज होने की रिस्क है, मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने की रिस्क है, ये कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा रहती है। इस रिस्क को खत्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को ये रिस्क नहीं रहे, इस रिस्क को खत्म करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में बहुत बार एक क्लॉज को ऐड कर देते हैं और उस क्लॉज का नाम होता है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में रेट बढ़ेगी, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन जो रेट थी
और जब हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया उस समय जो रेट है, तो जो भी रेट बढ़ी, उस रेट बढ़ने की वजह से जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है कॉन्ट्रैक्टर का, वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ही एडिशनल पे करेगा। मतलब क्या, समझना। फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो गई 1 करोड़ रुपीज, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो गई 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन सीमेंट की रेट, उस दिन सीमेंट की रेट थी 300 रुपीज पर बैग, एक बैग की रेट 300 रुपीज थी जिस दिन एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट के दिन की रेट, जिसको हम स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब एग्रीमेंट के दिन जो रेट है उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में जब हमने सीमेंट परचेज की, जब हमने सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करने के लिए परचेज की, तो एक्चुअल रेट हो गई 400 रुपीज पर बैग। तो सीमेंट की रेट बढ़ गई, कितनी रेट बढ़ गई, 100 रुपीज पर बैग सीमेंट की रेट बढ़ गई। मान लो हमने टोटल सीमेंट जो कंज्यूम की, हमने टोटल सीमेंट कंज्यूम की 150 बैग कंज्यूम की, तो 150 बैग और पर बैग रेट कितनी बढ़ गई, 100 रुपीज रेट बढ़ गई। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 15,000 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है ये मैं और दूंगा तुम्हें। मतलब 1 करोड़ रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़, ये तो दूंगा ही। रेट बढ़ने की वजह से तुम्हें जो नुकसान हो रहा है ये भी मैं तुम्हें दूंगा। मतलब रेट बढ़ने की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है वो सारा नुकसान मेरा, तुम्हारा नहीं। स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर लेते हैं, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट कर रहे हैं उस दिन रेट पता कर लेते हैं। अगर एक्चुअल में जब मटेरियल खरीदा गया, लेबर का पेमेंट किया गया, अगर रेट ज़्यादा है तो रेट बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से तुम्हें जो भी नुकसान हो रहा है उसका एडिशनल रुपए, एडिशनल अमाउंट मैं तुम्हें पे करूंगा। ये जो एडिशनल अमाउंट पे करूंगा हम इसको कहते हैं एस्केलेशन क्लेम। क्या कहते हैं, एस्केलेशन क्लेम। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट कितना देगा, 1 करोड़ 15,000, 1 करोड़ तो पहले से जो फिक्स है और रेट बढ़ने की वजह से 15,000 रुपए का क्लेम, अमाउंट हो गया 1 करोड़ 15,000। मतलब अब पता है क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर रिस्क फ्री हो गया कि अगर फ्यूचर में मटेरियल की रेट बढ़ भी जाती है, लेबर की रेट बढ़ भी जाती है, तो वो नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट की एडिशनल अमाउंट पे कर रहा है। मुझे 1 करोड़ तो मिल ही रहा है, प्लस रेट बढ़ने की वजह से जो भी मुझे नुकसान होगा वो नुकसान मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा। तो मैं अब रेट बढ़ने की रिस्क मेरी रिस्क नहीं है, रेट बढ़ने की रिस्क किसकी है, कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि वो रेट बढ़ने की रिस्क को ले रहा है। ये एग्रीमेंट में जहां पर लिखा हुआ होता है, जिस क्लॉज में लिखा हुआ होता है, उस क्लॉज को कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है वो रिस्क फ्री हो गया कि अब सीमेंट की रेट 500 रुपये हो जाए, 700 हो जाए, 1000 रुपये हो जाए, वो नुकसान मेरा नहीं है, वो नुकसान किसका है, कॉन्ट्रैक्टी का नुकसान। ठीक है, इस क्लॉज को कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, और रेट बढ़ने की वजह से जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी एडिशनल पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, हम उसको कहते हैं एस्केलेशन क्लेम। ठीक है, एस्केलेशन क्लेम को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, एस्केलेशन क्लेम को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वहां पर हम एस्केलेशन क्लेम को भी लिखते हैं। एस्केलेशन क्लेम आप वर्क सर्टिफाइड में ऐड करके लिख सकते हो या उसको अलग से भी लिख सकते हो, बाय एस्केलेशन क्लेम। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर एक तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 और एक हमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21। ये 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 से। चलिए, समझना इजी है, 20 तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बट 21 आपके एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A contract for construction of building is governed by an escalation clause in respect of price of steel, cement and stone aggregate. Escalation clause कौन कौन से एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कौन कौन सी प्राइस के लिए, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए और स्टोन के लिए, मतलब इनकी जो भी प्राइस बढ़ेगी वो कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा। द प्राइस रूलिंग ऑन द डेट ऑफ टेंडर, टेंडर के दिन, मतलब एग्रीमेंट के दिन जो रेट थी, इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस बोल सकते हैं, इट इज स्टैंडर्ड प्राइस।
एंड एक्चुअल प्राइस डी दे रखी है। स्टील की प्राइस 610 रुपीज पर टन और एक्चुअल प्राइस 675 रुपीज पर टन। मतलब स्टील की जो रेट थी वो 65 रुपीज पर टन इंक्रीज हो गई, 65 रुपीज पर टन इंक्रीज हो गई। सीमेंट 100 रुपीज थी पर टन और एक्चुअल हो गई 105, तो सीमेंट की रेट 5 रुपीज पर टन इंक्रीज हो गई। स्टोन टेंडर के दिन 40 रुपीज और एक्चुअल रेट हो गई 38, कम हो गई, तो ये -2, इसमें रेट कम हो गई, इसमें रेट कम हो गई। दो मटेरियल में तो रेट बढ़ गई और एक मटेरियल में रेट कम हो गई, ठीक है, 40 से 38 हो गई। 3 लाख क्यूबिक फीट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वाज लेड इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन का काम किया उसका मेजरमेंट दे रखा है। हमने टोटल कितना काम किया, 3 लाख क्यूबिक फीट हमने टोटल कंस्ट्रक्शन का काम किया। इफ 100 पाउंड, ये LBS ये जो साइन है ये पाउंड का साइन है, जैसे किलोग्राम होता है वैसे यहाँ पाउंड है। इफ 100 पाउंड ऑफ स्टील, 2400 पाउंड ऑफ सीमेंट and 90 cubic feet of stone are the net quantity required to cast 100 cubic feet of RCC। ये कह रहा है अगर हमें 100 क्यूबिक फीट RCC के 100 क्यूबिक फीट अगर हमें RCC का काम करना है तो उसके लिए हमें 100 पाउंड स्टील चाहिए, 2400 पाउंड हमें सीमेंट चाहिए और 90 क्यूबिक फीट हमें स्टोन चाहिए। ये हमें चाहिए 100 क्यूबिक फीट RCC का काम करने के लिए। अच्छा, हमने काम किया कितना है, हमने काम किया है 3 लाख क्यूबिक फीट। हमने कितना काम किया, 3 लाख क्यूबिक फीट काम किया। वेस्टेज 5, 3 and 10% रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू एस्केलेशन क्लॉज। 1 टन का मतलब होता है 2240 पाउंड। 1 टन का मतलब दे रखा है, मतलब अगर हमें पाउंड को टन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। एज्यूम वेस्टेज परसेंटेज बेस्ड ऑन द नेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब देखो बिल्कुल आराम से आप क्लेम की कैलकुलेशन समझना, 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले स्टील, फिर सीमेंट और फिर स्टोन, ठीक है, फिर नेट निकालेंगे कितना क्लेम बना। कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम, ब्रैकेट में लिखते हैं स्टील, क्वांटिटी रिक्वायर्ड। हमें यहां दे रखा है कि देखो ये लाइन दे रखी है, अगर मुझे 100 क्यूबिक फीट RCC का काम करना है तो मुझे 100 पाउंड स्टील चाहिए, है ना। मैंने काम किया है RCC का 3 लाख क्यूबिक फीट, तो 3 लाख क्यूबिक फीट RCC के काम के लिए मुझे कितना स्टील चाहिए, 100 पाउंड 100 क्यूबिक फीट के लिए। तो 3 लाख क्यूबिक फीट के लिए 3 लाख पाउंड प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 5% वेस्टेज भी तो होगा, तो 3 लाख प्लस 5%, 3,15,000 पाउंड। मगर जो रेट यहां दे रखी है स्टील की वो पर टन है, तो इसको टन में कन्वर्ट कर देते हैं। और 2240 पाउंड का 1 टन होता है, तो 3,15,000 को अगर टन में कन्वर्ट करना होगा, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 2240, 140.625 टन, इतना स्टील लगेगा। स्टील की रेट 610 रुपीज पर टन थी टेंडर के दिन, एक्चुअल रेट हो गई 675, मतलब पर टन 65 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो क्लेम कितना होगा, क्लेम 140.625 टन टोटल स्टील यूज हुआ और 1 टन की रेट 65 रुपीज इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाई बाय 65, 9140.62 है, तो इसको राउंड ऑफ करें तो 9141 का क्लेम हो गया। मतलब स्टील का क्लेम 9141, 65 रुपीज पर टन रेट इंक्रीज हो गई,
फिर हमने कैलकुलेट किया कितना टन स्टील लगा, तो हमने कैलकुलेट किया कि टोटल 140.625 टन स्टील लगा। तो 140.625 टन और एक टन की रेट 65 रुपीज बढ़ गई, तो क्लेम बना 9141। अब हम सेम ऐसे ही क्लेम कैलकुलेट करते हैं सीमेंट में। कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम सीमेंट। क्वांटिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या दे रखा है यहां पर, 100 क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए हमें 2400 पाउंड सीमेंट चाहिए। मतलब अगर मुझे 100 क्यूबिक फीट आरसीसी का काम करना है तो उसमें स्टील भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, स्टोन भी चाहिए। तो हमने स्टील का तो कैलकुलेट कर लिया, अब सीमेंट कितनी चाहिए, तो 100 क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए 2400 पाउंड सीमेंट। तो हमने टोटल आरसीसी का काम किया है 3 लाख क्यूबिक फीट। 2400 पाउंड 100 क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए चाहिए, तो 3 लाख क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए 72 लाख, प्लस इसमें ऐड करेंगे 3% वेस्टेज। तो 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 72 लाख प्लस 3%, 74 लाख 16,000 पाउंड। और इसको अगर मैं टन में कन्वर्ट करूं, और 74 लाख 16,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 2240, 3310.71 टन। अब सीमेंट की रेट पर टन 100 रुपीज थी और वो बढ़कर हो गई 105, 5 रुपीज पर टन इंक्रीज हो गया। तो क्लेम कितना होगा, 3310.71 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, 1616554, इतना क्लेम हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं क्लेम स्टोन में। कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम स्टोन। स्टोन में तो रेट कम हो गई, स्टोन में रेट कम हो गई, करेक्ट। तो देखो कैसे करेंगे, 100 क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए हमें 90 क्यूबिक फीट स्टोन चाहिए। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड 90 क्यूबिक फीट 100 क्यूबिक फीट के लिए, तो 3 लाख क्यूबिक फीट आरसीसी के लिए 2,70,000 प्लस 10% वेस्टेज, 2,97,000 क्यूबिक फीट। अच्छा ये क्यूबिक फीट है, पाउंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको भी टन में कन्वर्ट कर दो, ये क्यूबिक फीट है, ठीक है। अब देखो क्लेम कितना होगा, क्लेम इसमें क्लेम माइनस में होगा क्योंकि रेट कम होगी ना। 40 रुपीज टेंडर के दिन रेट थी, ये जो 40 रुपीज थे ना ये 100 क्यूबिक फीट के थे और वो हो गए 38, तो 2 रुपए डिक्रीज हो गए, 2 रुपए डिक्रीज हो गए 100 क्यूबिक फीट पे, 2 रुपए। तो इसको हम लिखेंगे -2 क्योंकि इसमें क्लेम माइनस हो जाएगा, कम हो रही है ना रेट, -2 100 क्यूबिक फीट पे, 100 क्यूबिक फीट पे 2 रुपए कम हो गए, तो 2,97,000 क्यूबिक फीट पे 5940 माइनस, इसमें क्लेम कम हो जाएगा क्योंकि स्टोन में रेट कम हुई है। तो नेट क्लेम कितना होगा, नेट क्लेम स्टील का क्लेम हमने कैलकुलेट किया 9141, प्लस हमने सीमेंट का क्लेम कैलकुलेट किया 16554, और हमने स्टोन में क्लेम कैलकुलेट किया -5940। तो हमारा टोटल क्लेम हो गया 19,755। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत इजी था, रेट
तो हमें दे रखा था कि स्टील में बढ़ रही है रेट, सीमेंट में रेट बढ़ रही है, स्टोन में कम हो रही है। इस क्वेश्चन में मेन कैलकुलेशन थी क्वांटिटी। रेट तो बढ़ रही है मगर क्वांटिटी कितनी लगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखो एक्चुअल में ये कह रखा है कि 100 क्यूबिक फीट अगर हमें आरसीसी का काम करना है, 100 क्यूबिक फीट हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो हमें उसके लिए 3 मटेरियल चाहिए। एक तो हमें चाहिए स्टील, ये चाहिए 100 पाउंड, फिर हमें चाहिए सीमेंट, ये चाहिए हमें 2400 पाउंड, और फिर हमें चाहिए स्टोन, हमें स्टोन चाहिए 90 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो 100 क्यूबिक फीट के लिए इतना स्टील चाहिए, तो हमने टोटल कंस्ट्रक्शन का काम कितना किया, 3 लाख क्यूबिक फीट। हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया 3 लाख क्यूबिक फीट आरसीसी का काम किया है ना। तो अगर 100 क्यूबिक फीट के लिए 100 पाउंड चाहिए, तो 3 लाख क्यूबिक फीट के लिए हमें स्टील चाहिए 3 लाख पाउंड। सीमेंट कितनी चाहिए, 100 क्यूबिक फीट के लिए 2400 चाहिए, तो 3 लाख क्यूबिक फीट के लिए 72 लाख पाउंड। और अगर 100 क्यूबिक फीट के लिए 90 क्यूबिक फीट स्टोन चाहिए, तो हमें 3 लाख क्यूबिक फीट के लिए 2,70,000। इसमें हमने ऐड, देखो ये तो है नेट क्वांटिटी, 3 लाख क्यूबिक फीट, 3 लाख पाउंड, 72 लाख पाउंड और 2,70,000 क्यूबिक फीट, ये नेट क्वांटिटी है। मगर हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा मटेरियल यूज हो जाता है, कुछ मिक्सिंग करने में कुछ वेस्टेज भी होता है, तो वेस्टेज को ऐड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे मान लो हमें 5 किलो मटेरियल काम लेना है कंस्ट्रक्शन में, मगर कुछ वेस्टेज भी होगा, मान लो आधा किलो का वेस्टेज होता है, तो हमें मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा 5.5 किलो। 5.5 किलो कंज्यूम करेंगे तो आधा किलो खराब हो जाएगा और 5 किलो यूज हो जाएगा, है ना। तो ये 3 लाख जो पाउंड हमें दे रखा है ये नेट क्वांटिटी है। हमने इसमें वेस्टेज को इसलिए जोड़ा है कि 5% वेस्टेज, मतलब हमें 3,15,000 पाउंड स्टील लगेगा, 3,15,000 में से 15,000 का वेस्टेज हो जाएगा और रिमेनिंग जो 3 लाख है वो कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने वेस्टेज को ऐड किया। सेम ऐसे ही हमने सीमेंट में भी वेस्टेज ऐड किया है, इसमें भी वेस्टेज को ऐड किया है। तो ये जो वेस्टेज ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी है वो है, इतनी क्वांटिटी हमें रिक्वायरमेंट होगी, इतनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है, और उससे हमने फिर क्लेम को कैलकुलेट किया, जो प्राइस थी उससे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अच्छा ये पाउंड में थे, रेट टन में है तो हमने इसको टन में कन्वर्ट किया, इसको भी टन में कन्वर्ट किया क्योंकि ये भी पाउंड में। मगर स्टोन ऑलरेडी क्यूबिक फीट में है तो वो तो टन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी रेट भी क्यूबिक फीट में ही दे रखी है। ठीक है, चलिए आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि
जो भी रेट बढ़ी वो पूरा नुकसान कॉन्ट्रैक्टी का। जैसे मान लो यहाँ पर ये दे रखा है कि स्टील की रेट जो है वो 610 थी टेंडर के दिन और वो इंक्रीज होकर 675 हो गई, तो हमने कहा पर टन 65, और ये पर टन 65 है, ये नुकसान किसका? कॉन्ट्रैक्टी का। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो श्योर है ये कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा नुकसान कॉन्ट्रैक्टी को भुगतना पड़ेगा। बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, हो सकता है एग्रीमेंट में कुछ और दे रखा हो। मान लो एग्रीमेंट में वो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में रेट बढ़ी तो ऐसा करते हैं आधा नुकसान तुम्हारा आधा मेरा। जैसे 65 रुपीज रेट बढ़ी तो 65 का आधा कितना? 32.5 कॉन्ट्रैक्ट ही देगा और 32.5 का नुकसान है वो कॉन्ट्रैक्टर का ही रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रेट बढ़ेगी उसका 80% कॉन्ट्रैक्टी का और 20% कॉन्ट्रैक्टर का। ये भी कह सकते हैं कि जितना रेट बढ़ी उसका 20% कॉन्ट्रैक्टी का और 80% कॉन्ट्रैक्टर का। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा लॉस, मतलब जितना भी रेट बढ़ा वो पूरा का पूरा नुकसान है वो कॉन्ट्रैक्टी का नुकसान होगा। शेयरिंग हो सकती है कि अगर रेट बढ़ी तो इसमें कुछ तुम्हारा कुछ मेरा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तभी होता है जब एग्रीमेंट में ऐसा करने के बारे में दे रखा हो। ठीक है, अब जैसे अगले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में, और ये आपके एग्जाम में भी आ रखा है, जून 2019 के एग्जाम में भी आ रखा है। देखिए यहाँ देखा है, निर्वाणा लिमिटेड अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹50 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख, 1 अप्रैल 2018 ऑन 31 मार्च 2019 व्हेन द अकाउंट्स वर क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स वर गैदर्ड। एक साल मतलब 1 अप्रैल 2018 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 की डिटेल दे रखी है, मतलब एक साल बाद। मटेरियल परचेज किया, वेजेज पेड, जनरल एक्सपेंसेस, मटेरियल क्लोजिंग, वेजेज एक्रूड क्लोजिंग है, ये डेट यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई, आप थोड़ा ठीक कर लो। ये है 30 जून 2019 है, ये 30 और ये 30 जून नहीं है, 31 मार्च है, पूरी डेट ही गलत है। 31 मार्च 19 और ये भी 31 मार्च 19। अगर आपके बुक्स में ठीक है तो ओके, अदरवाइज आप ठीक कर लेना। 31 मार्च 19 डेट है ये। वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड और डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा, सारी डिटेल है। द अबोव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एन एस्केलेटर क्लॉज विच रीड एज फॉलोज। अब एक एस्केलेटर क्लॉज दे रखी है, मतलब एस्केलेशन क्लॉज दे रखी है। अब इस क्लॉज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आया हुआ है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटीरियल एंड रेट ऑफ वेजेज increase by more than 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। घूम गया दिमाग, पता नहीं क्या लिखा है। चलो पहले मैं एक बार इसको समझा देता हूं, फिर इसको वापस से हम पढ़ के देखेंगे कि क्या मतलब निकलता है। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। ये एस्केलेटर क्लॉज में दे रखा है कि अगर फ्यूचर में मटेरियल की प्राइस और वेजेज की रेट इंक्रीज होती है अबव 5%, मतलब आज टेंडर के दिन जो रेट है अगर उससे 5% से ज्यादा बढ़ती है, मतलब 5% तक कोई क्लेम नहीं होगा। जैसे मान लो सीमेंट के जो रेट थी वो टेंडर के दिन 200 रुपए थी, ठीक है, तो 5% बढ़े तब तक कोई क्लेम नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ नहीं देगा। 200 का 5% कितना होता है? 210, मतलब 200 में 5% जोड़ा तो 210 हो गया। अगर 210 तक रेट बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ नहीं देगा। अच्छा, उसके ऊपर भी मान लो एक्चुअल रेट हो गई 250, ठीक है, तो 200 से एक्चुअल रेट हो गई 250, तो अप टू 5% हम कुछ नहीं देंगे, और 5% से भी ऊपर जो है उसका हम केवल 25% ही देंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है मैं केवल 25% ही दूंगा, 5% से ऊपर जितना है, तो 5% से ऊपर कितना है? 40 रुपए,
मतलब 200 से 200 तक, यहाँ पर तो क्लेम हो गया जीरो। ये 200 से 210 तक रेट बढ़ी, उसका तो क्लेम जीरो। और 210 से ऊपर जितना है 40 रुपए, उसका भी केवल 25% क्लेम होगा, मतलब 10 रुपए क्लेम होगा। मतलब हम तुम्हें 10 रुपए पर टन का ही क्लेम देंगे। रेट स्टैंडर्ड रेट 200 थी, एक्चुअल रेट बढ़कर 250 हो गई, रेट तो 50 रुपए बढ़ी है, मगर कॉन्ट्रैक्ट ही केवल 10 रुपए दे रहा है, एक टन का 10 रुपए। मतलब रेट बढ़ने के लिए एक टन का 10 रुपए। वो कहता है 200 से 250 हो गया तो मैं पूरे 50 रुपए पर टन आपको नहीं दे रहा हूं। अप टू 5% जीरो क्लेम, और 5% से भी जितना ऊपर है उसका भी केवल और केवल 25% क्लेम। अब ये लाइन वापस पढ़ते हैं, है ना, फिर देखते हैं अब कितना दिमाग में ये घुस रहा है। ठीक है, चलिए, दिमाग में आपको बहुत बार ठूसना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटीरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेज इंक्रीज बाय मोर देन 5%, 5% से जितना ज्यादा बढ़ता है, मतलब 5% से ऊपर बढ़ेगा तो ही क्लेम मिलेगा। मतलब अप टू 5% इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं देगा। अब ऊपर कितना, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%, किसका 25%, ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड वेजेज बियॉन्ड 5%, 5% से जितना ऊपर है उसका 25% इन ईच केस का मतलब मटीरियल और वेजेस दोनों में, मटीरियल और वेजेस दोनों में जितनी रेट बढ़ेगी तो अप टू 5% तक कोई क्लेम नहीं, और 5% से भी जितना ऊपर है उसका 25% ही क्लेम होगा, मटेरियल में भी और वेजेज में भी। अब आगे क्या देगा, इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करने के बाद मटेरियल की प्राइस और वेजेज की रेट 25% बढ़ चुकी है, 25% रेट बढ़ चुकी है, तो 25% रेट बढ़ चुकी है। तो अब हमें क्लेम कैलकुलेट करना था। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लॉज। रिक्वायर्ड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो क्लेम लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें पहले क्लेम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, या फिर वर्किंग नोट में क्लेम कैलकुलेट कर लेंगे ना। चलिए लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। टू मटीरियल, हमने कितने का मटीरियल परचेज किया, हमने मटीरियल परचेज किया 10 लाख रुपीस का, हमने मटीरियल परचेज किया 10 लाख रुपीस। एक एडजस्टमेंट है केवल क्लोजिंग स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,50,000, 2,50,000, और ये हमें मिल गए 7,50,000 टू वेजेज। हमारी वेजेज दे रखी है 450 और आउटस्टैंडिंग है 50,000, 450 प्लस आउटस्टैंडिंग है 50,000, तो ये टोटल वेजेज कॉस्ट हो गई 5 लाख। उसके बाद में हमें यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1 लाख, टू जनरल एक्सपेंसेस वो हमें दे रखे हैं 1 लाख। फिर हमें दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, वो हमें दे रखा है 50,000 टू डेप्रीसिएशन, ये हमें दे रखा है 50,000, और कोई एक्सपेंडिचर हमें नहीं दे रखा है। फिर हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमें दे रखा है 20 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 150, 20 लाख वर्क सर्टिफाइड और 1,50,000 वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, यहाँ पर अब एक और अमाउंट आएगा और वो आएगा बाय
एस्केलेशन क्लेम। आप एस्केलेशन क्लेम को वर्क सर्टिफाइड में ऐड भी कर सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो। फिर हमें मिलेगा नोशनल प्रॉफिट, फिर हमें मिलेगा नोशनल प्रॉफिट। उस नोशनल प्रॉफिट को हम लिखेंगे यहाँ पर बाय नोशनल प्रॉफिट। उसमें से कुछ पोर्शन P&L में ट्रांसफर होगा और कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो हम सबसे पहले तो क्लेम को कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल का। मटेरियल का क्लेम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद मटेरियल की रेट इंक्रीज हो गई। और कितनी इंक्रीज हो गई? 25% इंक्रीज हो गई। तो मान लो अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस को 100 रुपीज मान लें, मतलब एग्रीमेंट के दिन अगर रेट 100 रुपये थी तो एक्चुअल रेट 125 हो गई। एक्चुअल रेट कितनी हो गई? 125, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे क्लेम, कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल की कितनी लगी? एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल प्राइस। हमने मटेरियल की कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी, कितनी लिखी? 7,50,000। ये एक्चुअल कॉस्ट है और ये एक्चुअल प्राइस पर है। इट इज 7,50,000। ये कितनी है? 7,50,000 एक्चुअल प्राइस एट एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल प्राइस। अगर हम इसी कॉस्ट को स्टैंडर्ड प्राइस पे कन्वर्ट करें तो मतलब अगर रेट नहीं बढ़ती तो क्या मटेरियल की कॉस्ट 7,50,000 होती? नहीं, कम होती। तो कम कितनी होती? एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस। हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे अगर कन्वर्ट करें तो देखो 7,50,000 एक्चुअल प्राइस पर है। एक्चुअल प्राइस 125 के बराबर है तो स्टैंडर्ड प्राइस 100 के बराबर है। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे कन्वर्ट करें तो ये 6 लाख रुपीज होती है। ये कॉस्ट कितनी होती है? 6 लाख। अब आप 6 लाख में 25% बढ़ा दो, 7.5 लाख होते हैं, 7,50,000 होते हैं, राइट। तो ये जो है 6 लाख रुपीज कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस पे, जबकि एक्चुअल प्राइस पे 750। तो अब आप समझना क्लेम कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस पे मटेरियल की कॉस्ट 6 लाख, जबकि एक्चुअल प्राइस लगी मटेरियल की 7,50,000, ठीक। तो क्लेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? 5% रेट बढ़ने तक कोई क्लेम नहीं। तो अगर 6 लाख रुपीज बढ़कर, मतलब ये तो हो गई स्टैंडर्ड प्राइस पे, ये हो गई एक्चुअल प्राइस पे, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस में 5% रेट बढ़े तब तक कोई क्लेम नहीं। तो 6 लाख को अगर मैं 5% बढ़ाता हूं तो ये होता है 6,30,000। 6,30,000, 6 लाख प्लस 5% आप करोगे तो होगा 630। इसका मतलब यहां पर क्लेम क्या होगा? 0। यहां पर क्लेम क्या होगा? 0। और 630 से 750 ये कितना होता है? 120। इस पर हमें क्लेम मिलेगा। क्लेम कितना मिलेगा? 1,20,000 का 25%, हमें 30,000 रुपये मटीरियल में क्लेम मिलेगा। समझ गए? मतलब जो क्लेम है 5% से ऊपर जो भी अमाउंट बढ़ा है उसका 25%। तो 6 लाख रुपीज हमने उसको 5% बढ़ाया तो 630 हो गया। तो क्लेम हो गया 1,20,000। 630 से 750 का डिफरेंस कितना है? 120। 120 का 25% होता है 30,000। ये हमारा मटेरियल में क्लेम हो गया। सेम इसी तरीके से हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे लेबर में भी। हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे लेबर का भी। एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल रेट। लेबर की कॉस्ट आपने, लेबर की जो कॉस्ट है वो आपने कहाँ लिखी? वो आपने लिखी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज लेबर की कॉस्ट। अच्छा, लेबर की जो भी रेट जो थी वो 25% इंक्रीज हो चुकी है। मतलब अगर स्टैंडर्ड रेट अगर 100 है तो एक्चुअल रेट 125। अगर इस कॉस्ट को हम स्टैंडर्ड रेट पे कन्वर्ट करें
एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई 100। अगर रेट नहीं इंक्रीज होती तो लेबर की कॉस्ट 4 लाख आती। अब आप 4 लाख में 25% ऐड करोगे तो 5 लाख आएगा। अब क्लेम कितना, 4 लाख और एक्चुअल कितना लगा 5 लाख। 4 लाख प्लस 5% तक कोई क्लेम नहीं। इसका मतलब है रुपीज 4,20,000। 4 लाख में 5% ऐड करोगे तो 420 आएगा। यहां पर क्लेम होगा 0। और 420 से 5 लाख कितना होता है, 420 से 5 लाख होता है 80,000। तो क्लेम होगा 80,000 का 25% इक्वल्स टू 80,000 का 25% होता है 20,000। क्लेम होगा 20,000। तो क्लेम टोटल कितना हो गया, क्लेम 30,000 तो क्लेम हो गया मटेरियल में, 20,000 क्लेम हो गया लेबर में। इसका मतलब टोटल क्लेम हो गया 50,000। ये हमारा टोटल क्लेम हो गया 50,000। यहाँ लिखेंगे 50,000। अब तो जैसे पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ही करना है। तो ये हो गया 20,65,000। 20,65,000। 20,65,000 में से माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे 5 लाख, माइनस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 50,000। नोशनल प्रॉफिट 6,65,000। इसको हम लेंगे यहाँ पर 665। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 2 लाख, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल्स टू 50 लाख। तो ये 50% से कम है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल्स टू 40%। ये जो वर्क सर्टिफाइड है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 40%, और 40% पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1/3 वाला, प्रॉफिट टेकन इनटू P&L या प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। हमारा जो नोशनल प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट किया 6,65,000। 6,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। हमें कैश रिसीव्ड का अमाउंट दे रखा है 15 लाख और वर्क सर्टिफाइड हमें दे रखा है 20 लाख। मल्टीप्लाई बाय 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो 665 1,66,250। 166,250 ट्रांसफर होगा P&L में। 166,250 P&L में ट्रांसफर होगा और रिजर्व में ट्रांसफर होगा बैलेंसिंग फिगर 4,98,750। और ये हमारा एस्केलेशन क्लॉज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ओके, अब प्रैक्टिकल तो सारे कंप्लीट हो गए। अब बात है इस चैप्टर की थियरी की, तो बहुत कम थियरी देखिए, ये बिल्कुल इतनी सी थियरी दे रखी है, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर्स क्या क्या दे रखा है। ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें रिटर्न में एग्रीमेंट वगैरह भी होता है। वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट, कस्टमर जैसा कहता है वैसा ही काम करके दिया जाता है। द वर्क इज फॉर रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्योंकि कंस्ट्रक्शन थोड़े दिनों में तो कंप्लीट होना नहीं है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द वर्क इज फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्शनल इन नेचर, कंस्ट्रक्शन के नेचर का वर्क होता है। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग जैसा है वैसे तो। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जॉब वाइज कॉस्टिंग, मतलब हर जॉब की अलग कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पर हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को अलग कैलकुलेट किया जाता है, तो ये थोड़ा बहुत जॉब कॉस्टिंग के जैसा मेथड है। द वर्क इज फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन साइट, मतलब ज़्यादातर जो काम होता है वो साइट पे होता है, चाहे वो मटेरियल को इंस्टॉल करना हो या कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करना हो, ज़्यादातर सारा काम कहाँ होता है, साइट पे ही होता है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सब टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स हो जाती है, वो होता है टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। पहले से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स होते हैं फिर काम स्टार्ट होता है। मगर एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे होती है कि कॉस्ट प्लस 20%, मतलब जितना एक्सपेंडिचर लगेगा प्लस 20% आप मुझे दे देना है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट लगी 10 लाख रुपीज, सारा एक्चुअल खर्चा जो है वो 10 लाख है मान लो, उसका 20% कितना होता है 2 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी हो गई 12 लाख। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइनल कितनी है कब पता चलता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होती। जितना एक्सपेंडिचर लगेगा उसमें एक परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट में दे दिया जाता है, एंड इट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से तो फिक्स हो नहीं सकती। देखो यहाँ दे रखा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि जितना एक्सपेंडिचर होगा प्लस तुम्हें एक प्रॉफिट परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया जाएगा, एंड द रिजल्ट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। These type of contract are entered into when it is not possible to estimate the contract cost with reasonable accuracy। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप रीजनेबली फिक्स नहीं कर सकते हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि टोटल खर्चा लगेगा कितना एक्चुअल। जब खर्चे को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कैसे आप फिक्स करोगे। तो इस ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की जितना एक्सपेंडिचर लगेगा प्लस मेरा एक प्रॉफिट परसेंटेज उसमें ऐड करके वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी, है ना। और इसमें फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सबसे लास्ट में ही पता चलती है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा एंड हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इतना कॉस्ट हमें लगा और उसमें एक प्रॉफिट ऐड करके ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनी, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, टेक केयर।